सो वी आर डन विद ब्लड ग्रुपिंग। नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो था वो है क्रॉस मैच। क्रॉस मैच क्या है पढ़ते हैं। क्रॉस मैच इज़ अ कंपैटिबिलिटी टेस्ट बिटवीन द पेशेंट एंड द डोनर टू इंश्योर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब पहला स्टेप था ब्लड ग्रुपिंग। जब भी हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है ना, हम ब्लड ग्रुप मैच करते हैं। पहली चीज़ तो ये होगी। स्टिल क्या होता है, कुछ पेशेंट्स का ब्लड ग्रुप सेम होता है बट स्टिल उनको ब्लड जो है वो रिएक्शन कॉज कर देता है। तो इसलिए हम लोग कुछ एक और टेस्ट पहले परफॉर्म करते हैं विच इज़ नॉन एज क्रॉस मैच, कि हम लोग थोड़ा सा ब्लड जो है वो दोनों का लेकर उसको मिक्स करते हैं और देखते हैं कि स्टिल कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा डिस्पाइट हैविंग द सेम ब्लड ग्रुप। तो उसको हम क्रॉस मैच कहते हैं। इट इज़ अ कंपैटिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है, सीरम ऑफ द रेसिपिएंट यानी जो पेशेंट है जिसको ब्लड लगना है उसका सीरम लेते हैं यानी उसकी एंटीबॉडीज़ लेते हैं। एंड क्योंकि ऑब्वियसली जब उसके अंदर ब्लड जाना है तो उसके एंटीजेंस ने कोई मसला खड़ा नहीं करना। जब उसके अंदर डोनर का ब्लड जाना है, मसला उसकी एंटीबॉडीज़ ने खड़ा करना है। एंटीबॉडीज़ ने उसके डोनर के ब्लड को डिस्ट्रॉय करना है। तो हम लोग उसका सीरम इसलिए लेते हैं। और डोनर के हम लोग रेड सेल्स लेते हैं क्योंकि वो एंटीजेनिक हैं। उन्होंने सीरम जो रेसिपिएंट के अंदर जाके सीरम की एंटीबॉडीज़ को एक्टिवेट करना है। एंटीजन की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है। सो इसीलिए हम लोग डोनर के एंटीजन लेते हैं और रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज़ या सीरम लेते हैं। आर यूज फॉर सीरोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी। इट इज़ परफॉर्म्ड इन 3 फेजेस। 3 फेजेस हैं। इमीडिएट स्पिन फेज एट रूम टेम्परेचर, जिसमें हम उसको स्पिन कराते हैं। फिर 37 डिग्री स्पिन, वो रूम टेम्परेचर पे था, या यहाँ रूम टेम्परेचर 25 और 20 इनके इन बिटवीन। 37 पे फिर हम करवाते हैं। फिर एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन स्पिन होता है। पढ़ते हैं अभी ये डिटेल में क्या होते हैं। सो सबसे पहला स्टेप है सेलाइन रूम टेम्परेचर इमीडिएट स्पिन। दिस क्रॉस मैच मैथड कैन बी डन इन एन एमरजेंसी इशुएंस ऑफ ब्लड। एमरजेंसी बेसिस पर अब भी पेशेंट आया है, बहुत ब्लड लॉस हुआ है, उसको ब्लड लगना है, इतना हम वेट नहीं कर सकते कि हम लोग लंबे प्रोसीजर्स पर जाएं। तो एमरजेंसी बेस पर सेलाइन रूम टेम्परेचर इमीडिएट स्पिन होता है, जो रूम टेम्परेचर पे होता है। कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर भी नहीं रिक्वायर्ड। सो लेबल अ क्लीन ग्लास ट्यूब, आपने उसको लेबल करना है। उसके ऊपर उसके अंदर डिस्पेंस 2 ड्रॉप्स ऑफ पेशेंट सीरम, 2 ड्रॉप्स पेशेंट के सीरम के और 1 ड्रॉप डोनर के आरबीसी सस्पेंशन का लेना है। उस ग्लास ट्यूब के अंदर दोनों को डाल देना है। उसको सेंट्रीफ्यूग करना है और 15 सेकंड के लिए सेंट्रीफ्यूग करने के बाद निकाल के आपने ऑब्जर्व करना है। हल्का सा उसको हिलाना है जैसे ब्लड ग्रुपिंग में हमने किया था, और उसको फिर देखना है कि उसके अंदर एग्लूटिनेशन तो नहीं हो रही, और फिर उस एग्लूटिनेशन को देखना है और फिर रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करना है। अगर कोई एग्लूटिनेशन या हिमोलिसिस नहीं है तो फिर नेक्स्ट फेज पे प्रोसीड करना है। वो थोड़ा मजीद जो है मेटिकुलस स्टेप होगा, जिसमें फर्दर हम लोग डीप स्टडी पे जाएंगे। अगर इसी स्टेप पे एग्लूटिनेशन हो गई है, इसका मतलब दिस ब्लड इज़ नॉट फॉर द रेसिपिएंट, उसके लिए फेवरेबल नहीं है, पहले स्टेप पे ही रिजेक्ट हो गया है। ठीक है। दूसरा स्टेप है डिटेक्शन ऑफ। अगर बहुत इमरजेंसी है तो फिर हम इसी स्टेप पे, अगर हिमोलिसिस या ग्लूटिनेशन नहीं होती तो हम लोग समटाइम्स लगा भी देते हैं क्योंकि बहुत नीड होती है। और अगर आपको बहुत अर्जेंटली चाहिए ना, तो हम लोग मोस्टली फ्लूइड्स प्रेफर करते हैं क्योंकि उनसे कोई रिएक्शन नहीं होना। लेकिन स्टिल अगर आरबीसीज चाहिए या उसको प्लेटलेट्स चाहिए, डब्ल्यूबीसीज चाहिए, तो हम लोग उनके कॉन्सेंट्रेट्स यूज़ करते हैं। आजकल तो बहुत वैरायटी है। सिर्फ हमारे पास रेड ब्लड सेल की ऑप्शन नहीं है, हमारे पास क्रायोप्रेसिपिटेट है, हमारे पास ग्रेनुलोसाइड कॉन्सेंट्रेट है, डब्ल्यूबीसी कॉन्सेंट्रेट है, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट है। जो पेशेंट को चाहिए होता है हम वही लगाते हैं। अगर उसको प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट चाहिए तो हम सिर्फ प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट लगाएंगे, एडिशनली आरबीसीज नहीं देंगे क्योंकि वो आरबीसीज एक तो आयरन ओवरलोड कॉज करेंगे, सेकेंडली रिएक्शन हो सकता है क्योंकि एंटीजेंस मोस्टली आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। सो ये भी एक एडिशनल चीज़ है जो पता होनी चाहिए आपको। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं, डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एग्लूटिनेटिंग एट 37 डिग्री इन सेलाइन। इसमें हम क्या करते हैं, आपने मिक्स एंड इंक्यूबेट द ट्यूब्स। वही ट्यूब जो ऊपर आपने लिए हैं उनको आपने वाटर बाथ के अंदर 37 डिग्री। वाटर बाथ का मकसद क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सेट किया है इंक्यूबेटर के अंदर। आपने डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब्स को इंक्यूबेटर में नहीं रखना, उनको पानी के अंदर डिप करके रखना है। वाटर बाथ का ये मतलब है 45 to 60 मिनट्स के लिए। चूँकि ये लंबा स्टेप है इसलिए इमरजेंसी में हम लोग ये नहीं करते। 15 सेकंड के लिए फिर उसको सेंट्रीफ्यूग करना है आफ्टर इंक्यूबेटिंग, और फिर उसको एग्लूटिनेशन के लिए ऑब्जर्व करना है। सेम सेटिंग्स हैं कि अगर इस पर भी एग्लूटिनेशन नहीं होती तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अगर हो गई है इस स्टेप पे तब भी आप जो है वो रिजेक्ट कर देंगे ब्लड को। उसके बाद है जी थर्ड स्टेप, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन एंटी स्पिन। इसमें क्या होता है, वो जो सेम ट्यूब है जो पहले दोनों स्टेप से गुजर के आ गई है, अब आपने उसको 3 दफ़ा वॉश करना है टू रिमूव अनबाउंड एंटीबॉडीज़। यानी कि वो एंटीबॉडीज़ जो कि फ्री हैं, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हुआ, फ्री हैं जितनी भी, क्योंकि पहले 2 स्टेप से जो होकर आ गया इसका मतलब उसमें काफ़ी सारी फ्री एंटीबॉडीज़ हैं क्योंकि क्लम्पिंग तो नहीं हुई। सो आपने उनको 3 दफ़ा वॉश करना है ताकि वो सारी एंटीबॉडीज़ निकल जाएँ। आफ्टर द थर्ड वॉश डिस्कार्ड ऑल सेलाइन सुपरनेटेंट बाय जेंटल टैपिंग ऑन टिश्यू पेपर। जब आपने ये सारी सेंट्रीफ्यूगेशन की होती है ना, तो सेंट्रीफ्यूग के नतीजे में आपके पास सुपरनेटेंट और पैलेट बचता है। पैलेट जो है ना वो नीचे जमा हो जाता है। जो सुपरनेटेंट है ना
थर्ड वॉश के बाद आपने उस सुपर नेटेंट को ऐसे नहीं कि वॉश बेसन के अंदर पूरा उलट के गिरा देना, नो, सारा कुछ गिर जाएगा। फिर आपने फ़िल्टर पेपर के ऊपर आराम से टैप कर करके थोड़ा थोड़ा निकालना है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसके अंदर है ही नहीं। आपने ड्रॉप्स यूज़ किए हैं, 2 ड्रॉप्स आपने सीरम लिया, 1 ड्रॉप आपने RBC लिया, इतना ज़्यादा तो है ही नहीं कि आप उल्टाएँ तो वो तो सारे गिर जाएगा। सो आप उसके लिए टैपिंग की टेक्निक यूज़ करेंगे। फिर आपने उसके अंदर 2 ड्रॉप्स कूम्स रिएजेंट के डालने हैं। इसे फिर आपने उसको सेंट्रीफ्यूग करना है 15 सेकंड के लिए। उसके बाद जब सेंट्रीफ्यूग करके निकालेंगे, आपने उसको जेंटली निकालना है, माइक्रोस्कोपिकली देखना है उसमें एग्लूटिनेशन तो नहीं हुई, शेक करना है और फिर रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करना है। सो ये हमारे पास जी थे 3 स्टेप्स फॉर क्रॉस मैचिंग। अच्छा, इसके अंदर अब हम इस तरह से इसको नोट करते हैं कि ये डोनर आईडी बैग नंबर, जो डोनर का ब्लड आया है उसका बैग नंबर, डोनर का ब्लड ग्रुप क्या है, फिर सेलाइन फेज़ रूम टेम्परेचर पे क्या रिजल्ट आया है, एग्लूटिनेशन हुई है या नहीं हुई, फिर अगर दूसरे स्टेप पे मूव किए हैं तो उसके क्या रिजल्ट आए, फिर कूम्स फेस, ये जो थर्ड वाली फेज़ है इसको हम क्यों कूम्स फेस कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने कूम्स रिएजेंट डाला है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो फिर हम वो रिजल्ट नोट करेंगे और फिर एंड पे बताएंगे कि आइदर ये कंपैटिबल है या नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर क्रॉस मैच। अच्छा, ये जो थर्ड स्टेप है ये हमने क्यों किया है, बेसिकली कूम्स रिएजेंट, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन इज़ एक्चुअली कूम्स रिएजेंट, इसको एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट भी कहते हैं। कूम्स टेस्ट हम बेसिकली परफॉर्म कर रहे हैं। कूम्स रिएजेंट क्या करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर फ्री एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करेगा। वो फ्री एंटीबॉडीज़, सॉरी बाउंड एंटीबॉडीज़, बाउंड एंटीबॉडीज़ क्या, वो वाली एंटीबॉडीज़ जो कि आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ या आपकी अदर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के साथ बाइंड होती हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू बाइंड टू द RBC एंटीजन्स और वो उनको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ठीक है, सो कूम्स टेस्ट आपकी उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है। दैट्स वाई हम लोग ये वाला स्टेप करते हैं। अगर इस पेशेंट के इस वाले स्टेप के ऊपर एग्लूटिनेशन आ जाती है, इसका मतलब इसके अंदर वो वाली एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर सकती हैं RBCs को, विच आर बाउंड एंटीबॉडीज़, क्योंकि हमने अनबाउंड एंटीबॉडीज़ तो रिमूव कर दी ना वॉशिंग से ही। सो दीज बाउंड एंटीबॉडीज़ आर बेसिकली द कॉम्प्लीमेंट C3b वगैरह से जो बाइंड की होती हैं। सो ये स्टेप का पर्पज़ था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रैक्टिकल। आई होप कि समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको जो है वो टॉपिक समझ आ जाए। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ये PT APTT और ये वाला प्रैक्टिकल है, ये हम लोग एक ही वीडियो के अंदर कोएगुलेशन प्रोफाइल है, इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।